जय हिंद। एक भी आईपीओ ऐसा नहीं आ रहा कि जिसमें मैं फुल फोर्स में लगा सकूं। मार्केट वोलेटाइल है, इजरान इराल ये सब भैया पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे। यूएस बीच में आ गया। जितने आईपीओ आ रहे हैं बिल्कुल सुस्त से पड़े हुए हैं। अच्छा, एक अच्छी बात है, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना, अलॉटमेंट नहीं मिलती, इन जब आईपीओ में मिलेगी। अब एक और कंपनी है राजपुताना स्टील्स करके, मेटल्स का बिजनेस है, प्रॉफिट में वगैरह काम कर रहे हैं, एसेट्स भी बढ़ रहे हैं, फ्रेश इशू भी ज्यादा लेकर आए हैं। क्या इसमें कोई उम्मीद है या नहीं है? हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में देखेंगे राजपुताना स्टील्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स के वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से क्या है, क्या मैं इसमें एक आधा लॉट भी लगा सकता हूं या नहीं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जितने आईपीओज आ रहे हैं, राइट, कंपैरिजन वगैरह करके मैं यहां पर वीडियो बना के दिखा रहा हूं। सीमेक का आईपीओ क्लोज हो चुका, टॉप स्टॉक्स जो इस फॉल में ऐड किए जा सकते हैं, मार्केट क्रैश के ऊपर मैंने वीडियो बनाया। देखिए, आईपीओ टेबल की तरफ बात करते हैं तो पीएनजीएस हो गया, ओमनीटेक हो गया। पीएनजीएस में मैंने बोला था मैं अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसके बारे में भी मैंने दिखाया था कि भाई ऊपर गई नीचे की तरफ आई, कुछ खासा रिटर्न्स नहीं बनाए 2 साल में। श्रीराम ट्विस्टेक्स हो गया, क्लीन मैक्स हो गया, फिर सीमेक का आईपीओ हो गया। ओमनीटेक की बात करते हैं, देखो हर बार की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करता ही करता हूं। ओमनीटेक का वीडियो तो मैंने डाला ही डाला था। मैंने क्लियरली लिखा था कि भाई हम अवॉइड करने वाले हैं, अप्लाइड नहीं करने वाले। रियलिटी में क्या हुआ, हैव अ लुक एट दिस। ओमनीटेक 11% के लॉस पे लिस्ट हुआ और उसके बाद और फर्दर टंबल डाउन करते हुए गया था। चलो अब आते हैं आज के आईपीओ पर। ये दो आईपीओ यानी कि राजपुताना क्लोज होगा 11 तारीख को और इनोविजन क्लोज होगा 12 तारीख को। तो आप ये कंसीडर करके चलिए, ये दोनों आईपीओ एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। इसका पैसा इसके लिए यूज नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, हम चलते हैं राजपुताना पर। बेसिक डिटेल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 122 रुपए पर शेयर है, 110 शेयर्स का इन्होंने एक लॉट साइज बनाया है। कहते हैं 255 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 179 हम कंपनी में डालेंगे, यानी कि 70% हो गया, और सिर्फ 30% के आसपास, दैट इज 76 करोड़ के आसपास हम लोग ऑफर फॉर सेल पे डालने वाले हैं। बैलेंस्ड सिचुएशन है कि भाई ज्यादा पैसा जो है वो कंपनी पे जा रहा है, बाकी देखेंगे भाई कंपनी पे किस लिए जा रहा है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स पर फटाफट से नजर मार लेते हैं, यानी कि टाइमलाइन पे कहते हैं 9 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 11 मार्च को आईपीओ क्लोज होगा, 12 मार्च को अलॉटमेंट आ जाएगी, 13 मार्च को शेयर्स और रिफंड आएंगे, फिर सैटरडे संडे और 16 मार्च को लिस्ट होने वाला है। कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो कहते हैं जी क्यूआईबी कैटेगरी को 50 है, रिटेल वालों को 35 है, कोटा ज्यादा है। यही चीज मैं बता रहा था कि भाई जिन लोगों को, रिटेल वालों को डाउट था ना कि मुझे बैड लक है, मुझे नसीब खराब है, अलॉटमेंट नहीं मिलती, लगाओ ना इन जैसे आईपीओ में। इन जैसे मतलब इसका तो एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी ओमनीटेक वगैरह। एचएनआई कैटेगरी 15% के आसपास है। रिटेल कैटेगरी यानी कि एक लॉट 13,420 13,420, समझो बात को जरा, 420, राइट। और ज्यादा लॉट चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कर सकते हैं। अब आते हैं बिजनेस मॉडल पर। बताओ भाई बी टू बी है, बी टू सी है, क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन 1991, 35 साल पुरानी कंपनी है। राजपुताना स्टेनलेस लिमिटेड इज engaged in the manufacturing long and flat stainless steel products. The company offers us stainless steel products including billets, fogging inox, फिर उसके बाद रोल ब्लैक हो गया, ब्रिज बार्स हो गया, फ्लैट पट्टी वगैरह, और ये सब बनाते हैं 80 डाइवर्स ग्रेड्स वगैरह में। मेटल्स वगैरह से रिलेटेड काम है। स्टेनलेस स्टील आजकल बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि भैया इसमें जंग नहीं लगती है, अगर लग भी जाए गलती से तो सेप्टिक वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं, और पेंट वगैरह नहीं हटता है। बॉटल्स वगैरह, थर्मस वगैरह आजकल ही बहुत सब चल रहे हैं। कहते हैं कि बाहर भी हम करते हैं, हमारी फॉरेन कोलैबोरेशन भी है, जिसमें हम लोग यूएई, ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है, यूएसए, हर जगह टांग अड़ाता है, टर्की हो गया, कुवैत हो गया, और पोलैंड में भी बेचते हैं। फिर उसके बाद अपने बारे में लिखा हुआ है किस किस तरीके से काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में लिखा हुआ है, ये 35,000 स्क्वायर मीटर्स की गुजरात में हमारी एक कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लोगों ने बना रखी है। हालांकि इन्होंने प्रोडक्शन के बारे में, कैपेसिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा। जब भी कोई स्टील, मेटल्स, इन सब की बात आएगी तो मेरा फोकस रहेगा भाई कितनी कैपेसिटी है और कितनी कैपेसिटी पर काम कर रहे हो।
चलिए जी नीचे आते हैं तो एम्प्लॉइज के बारे में इन्होंने लिख दिया कि 408 एम्प्लॉइज हैं हमारे, ठीक है। फाइनेंशियल्स पर आते हैं, देखते हैं भाई कंपनी के फाइनेंशियल्स नंबर्स क्या बोल रहे हैं। कहते हैं 300 करोड़ के एसेट्स थे, थोड़े से 10% 8% बढ़े, 324 हो गए, वापस ये भी 420 हो गया, 420 करोड़ हो गया एसेट्स, समझा करो बात को। 448 करोड़ हो गए, थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दी। इनकम की बात करें, कहते हैं जी 950 थी, जिसपे 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, यानी हम 2.5% के मार्जिन पर थे। हालांकि जो मेटल बिजनेस है वो साइक्लिकल है, बट आप तो स्टेनलेस स्टील के बिजनेस में हो तो मार्जिन बन सकते थे। इनकम गिर गई 915, बट हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो ये आ गया 3.3% के आसपास, बढ़िया। फिर वापस से फ्लैट है 937 करोड़ के आसपास, मार्जिन थोड़ा सा शिफ्ट हुए, 2, 2.5, 3, 4, 4.5% पे आ गए, और अब की बार 502 करोड़ है। पहली बात तो आपको दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देना चाहिए था, कोई बात नहीं, 502 करोड़ के हिसाब से मान भी लेते हैं कि चलो वापस से 950 हजार, यानी कि 4 साल से इनकम फ्लैट है, कुछ ग्रोथ नहीं है। हाँ प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से बड़े हैं, 5 चौक 20, 4 सवा 4 5% के आसपास आप पहुंच चुके हो, जो आपके मार्जिन डबल हो गए। जो आप पहले कमाते थे भैया पूरे एक साल में 24 करोड़ रुपए, अब आप वो सिर्फ 6 महीने में कमा रहे हो, ये काबिलियत तारीफ है। रिजर्व्स और बोरोइंग्स पे नजर डालते हैं तो कहते हैं 46 करोड़, 48, 83, 108, बहुत बढ़िया। बोरोइंग्स की बात करूं तो 79 फ्लैट है, 20 करोड़ बढ़ा दिया, 99 के आसपास हो गया, और अब की बार 85 यानी यहां पर रिड्यूस कर दिया। हालांकि डेट टू इक्विटी अभी भी थोड़ा सा हाई है, क्योंकि बहुत छोटे से रिजर्व्स है, 100 करोड़ के आसपास, 35 साल पुरानी कंपनी के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो। पैसा किससे उठा रहे हैं, कहते हैं जी केपेक्स वगैरह करने वाले हैं, रिक्वायरमेंट फॉर अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाले हैं, प्रोडक्ट में 18 करोड़ रुपए से फुल और प्रीपेमेंट रीपेमेंट करने वाले हैं 98 करोड़ की। अब आपके मन में एक डाउट जरूर आया होगा कि यार कंपनी की बोरोइंग्स ही 83 85 करोड़ से है, 98 करोड़ से बोरोइंग्स जो पे कर रहे हो, ये बाकी 14 करोड़ क्या है। ये बाकी 14 करोड़ अगर कंपनी ने कोई एडवांसेस वगैरह लिया हुआ है, या फिर कंपनी ने कोई करंट लाइबिलिटी उठाई हुई है, वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए चाहिए तो वो है। बट एक चीज क्लियर है, इसके बाद कंपनी जो है वो डेट फ्री हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन जो है वो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर रिजल्ट्स में आपको शूटअप करते हुए दिखेंगे। कैसे, अभी आप 85 करोड़ पे 10% के हिसाब से 8 करोड़ का एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अब ये इसमें एडअप हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 करोड़। तो सपोज करो 500 करोड़ पे 32 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली 6.5% के आसपास हो जाएगा। तो अगली बार जब आप मार्जिन वगैरह देखोगे वो बड़े हुए आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह देख लेते हैं फटाफट से। कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी करेंटली चलेगा 14 के आसपास, हालांकि ये पीयर गलत है। बेसिकली क्या हो रहा है, आपको इन दोनों में डिफरेंस क्यों दिखेगा वो मैं समझाता हूं, मैंने लास्ट वाले में भी समझाया था। सीमैक में चित्तौड़गढ़ वाले क्या करते हैं, जिसे कहते हैं ना आधी अधूरी नॉलेज लेते हैं। क्यों, या आपने पूरे नंबर से डिवाइड करा या आपने आधे नंबर से डिवाइड करा, ये इट इज लाइक कंपेयरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस, एप्पल विद बनाना। भाई कैसे कंपेयर कर सकते हो, जब नंबर ही वो आधा है तो उसको आधे हिसाब से डिवाइड करो ना। यहां पर आपका आंसर आना चाहिए था 29 30 के आसपास, इनफैक्ट बड़ा हुआ ही आना चाहिए था, क्योंकि पैट मार्जिन बड़े हैं आपके। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 16 है, जबकि होना चाहिए था 30 के आसपास। डेट टू इक्विटी समझ आता है, वो आपने ठीक कैलकुलेट करा है। पैट मार्जिन समझ आता है 4% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर है 6.57 के आसपास, ठीक है। फिर उसके बाद ईपीएस प्रमोटर होल्डिंग जी 57 के आसपास रह जाएगी। छोटे से आईपीओ में सीधा 20% डाइल्यूट कर दिया, और फर्दर डाइल्यूट होगा तो ये 50 से नीचे आ जाएगा। पी रेशियो 20 के आसपास है, ईपीएस जो है 5.8 के आसपास है, ठीक है। अब आते हैं जी इसकी फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर, जहां पर हमारा काम आएगा। नंबर 1 सेक्टर कुछ ऐसा खासा वासा सेक्टर नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, नंबर 1। नंबर 2 4 साल से आपकी सेल्स फ्लैट है, नो डाउट पैट मार्जिन बढ़ रहे हैं। दूसरी अच्छी बात है कि आप अब डेट फ्री की कगार पे जा चुके हो, बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग मेरे हिसाब से 65 70 के आसपास रहती तो बढ़िया था, बट ऑलरेडी 70 थी, आईपीओ के बाद और 57 के आसपास पहुंचने वाली है। ईपीएस ठीक नजर आ रहा है, पी रेशियो इन सेक्टर के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नजर आ रहा है।
ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। नंबर 1, मैं कभी भी मेटल्स वाले, साइक्लिकल, सीमेंट कंपनीज, इन सब में मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं लगाता। बहुत वोलेटाइल नेचर रहता है। सीजनल बिजनेस है, 6 महीने ऊपर, 6 महीने साइडवेज नीचे की तरफ। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, एक और आईपीओ आ रहा है, मार्केट वोलेटाइल है, राइट, तो ज्यादा कुछ खासा 3-5x के हिसाब से ही ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करने वाला हूं। छोटा आईपीओ है। लिस्टिंग गेन की बात करूं, 2-4-5% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, वो भी जो इनके पैट मार्जिन बड़े हैं उसके हिसाब से, या जो लोग देख रहे हैं ना आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से कि भाई हाँ अब आप डेट फ्री हो जाओगे, अब आपके मार्जिन बढ़ जाएंगे, आपको कोई बर्डन नहीं रहेगा इंटरेस्ट कॉस्ट का, तो वो चीज डेफिनेटली अच्छी होने वाली है। अब मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्यों? अगेन मार्केट वोलेटाइल है, एचएनआई आ नहीं रहे, क्यूआई भी आ नहीं रहे, जिसकी वजह से मैं पर्सनली स्किप करने वाला हूं। बट अगर फिर भी मान लीजिए लास्ट मूवमेंट पे कुछ एक अच्छे क्यूआई भी आ जाते हैं 10x 20x 50x के आसपास, तो वो मैं हर बारी की तरह ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं यहां पर दोनों आईपीओ का एक कंपैरिजन बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। जैसे ही 200 कमेंट्स होते हैं, मैं यहां पर दोनों आईपीओ का एक कंपैरिजन बनाकर देने वाला हूं। दोस्तों ये थे राजपुताना स्टील्स आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।